हेलो बच्चों, कैसे हैं प्यारे बच्चों? बढ़िया सर। तो बेटा, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहें कि किसी कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि with respect to change in variable, with respect to increase in variable, function will increase, with respect to decrease in variable, function will decrease. अगर हम कहें किसी पॉइंट पर कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो मतलब वहां पर अगर आप वेरिएबल को इंक्रीज करोगे तो फंक्शन डिक्रीज होगा, वेरिएबल को डिक्रीज करोगे तो फंक्शन इंक्रीज होगा इन केस ऑफ नेगेटिव स्लोप। जीरो स्लोप का ये मतलब होता है फंक्शन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, फंक्शन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, वेरिएबल को घटाने या बढ़ाने पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। और इनफाइनाइट स्लोप का मतलब ये होता है फॉर नेग्लिजिबल चेंज, इनफाइनाइटसिमल चेंज इन वेरिएबल, वेरिएबल को बहुत नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड में भी हम चेंज करेंगे तो फंक्शन बहुत तेजी से चेंज होगा, डेल्टा वाई बहुत ज्यादा होगा, डेल्टा एक्स बहुत कम, तो जो स्लोप है वो इनफाइनाइट होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से इस स्लोप को हम जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व ही पढ़ रहे हैं अभी तो हम बेसिकली। आगे हम पढ़ेंगे ऐसे कर्व जिनका स्लोप नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो वो अभी आगे नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने टॉपिक को, ठीक है, इसी को। अब बात यह है कि हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, फिर इसी में मैंने और एक स्लोप वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, और यही सिर्फ इसी एक कर्व से मैंने आपको स्लोप का कंसेप्ट समझाया कि एक्चुअली स्लोप होता क्या है। अब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका फिजिक्स से क्या लेना देना है? आपको लग रहा होगा ये तो प्योरली मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स की 2 क्लास चल रही है, एक मैथ वाले सर ले रहे हैं, फिजिक्स वाले सर भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इसको यूज हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे इसको ना, क्या यूज है इस मैथमेटिक्स का, हमारे लिए यूज क्या है? तो आज हम लोग ना कुछ 2-3 एग्जांपल्स ऐसे कंसीडर करेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है पिछली वीडियोस में ना, आपको समझ में आएगा कि उसको आगे आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है, तो अभी मैं कुछ लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ही कंसीडर करूंगा। तो ऐसी कोई इक्वेशन आप बताइए जहां पर आपको बताया गया हो कि ये क्वांटिटी इस गिवन क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कहीं आपको ऐसा पढ़ा हो आपने कि एक गिवन क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पर लीनियरली डिपेंड करती है, या अगर इसके टर्म्स में हम इक्वेशन लिखें इस गिवन क्वांटिटी की तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आते हैं कुछ इक्वेशंस, कुछ रिलेशन है आपके दिमाग में? देखिए, ऑब्वियसली आपने पढ़ा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, आप पढ़ रहे थे 9th क्लास में, आपने पढ़ा होगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a is acceleration, then velocity after t interval of time can be written as v equals to u plus a। कि अगर एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए t equals to 0 पर इस पोजीशन पर है और यहां पर उसकी वेलोसिटी अभी कितनी है u, तो t equals to 0 इनिशियल टाइम पर जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और मान लीजिए इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेट से ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो t टाइम के बाद में ना t सेकेंड्स पर, मतलब डेल्टा t कितना आ जाएगा हमारा टाइम इंटरवल, ये कितना हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t माइनस 0। तो t टाइम के बाद में उसकी जो वेलोसिटी आएगी, यहां पर वेलोसिटी u थी, वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट रेट के साथ, तो t टाइम के बाद में वेलोसिटी कितनी आएगी उसको हम यहां इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाती है। ठीक है बच्चों, याद आई ना सबको? ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने 9th क्लास में। अब देखिए, अगर मैं इसको वेलोसिटी को फंक्शन कंसीडर करता हूं,
ना, हम वेलोसिटी को अपनी डिपेंडेंट क्वांटिटी ले रहे हैं, फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो यहां पर इस वेरिएबल मतलब इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। मतलब टाइम हमारा वेरिएबल है, वेलोसिटी हमारा फंक्शन है। ठीक है, वेलोसिटी हमारा फंक्शन है, वेलोसिटी हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम हमारा वेरिएबल है मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और यहां पर हमको दिख रहा है वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। टाइम कोऑर्डिनेट चेंज होने पर, टाइम की वैल्यू चेंज होने पर वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, अब चलिए ये हमारा, और यहां पर हमको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है 1, क्योंकि वेरिएबल जो है यहां पर वेरिएबल वाली जो टर्म है तो मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल वाली टर्म की वो 1 है ना। मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की यहां पर किसी भी टर्म में वो 1 है, तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल है ना। इस इक्वेशन की जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टाइम। अब इस ग्राफ को आप प्लॉट कीजिए, मतलब इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करें, आपसे कहा जाए कि भाई इस इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाइए। तो देखिए मैं सीधा कह सकता हूं, क्योंकि मुझको पता है, अब हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कहीं भी अगर कोई फंक्शन, कोई क्वांटिटी वेरिएबल पर लीनियरली डिपेंड करती है या एक दो क्वांटिटीज को आपस में जो इक्वेशन इंटर रिलेट कर रही है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, फंक्शन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, तो ग्राफ जो आएगा फंक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। अच्छा, मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन बताई थी कि अगर मान लीजिए कहीं भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई हमारा फंक्शन है विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, तो फंक्शन को क्योंकि हम हमेशा y एक्सिस पे लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारी फंक्शन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे वेरिएबल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर हम वेरिएबल लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन मतलब एक जनरल फॉर्म में अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को लिखें तो हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में एक तो टर्म आएगी जिसमें x होगा ना, एक ऐसी टर्म आएगी जिसमें x वेरिएबल होगा हमारा, और इसका कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, मान लीजिए वो कोएफिशिएंट m है, m कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव है ना, m कितना भी हो सकता है, प्लस साथ में एक कांस्टेंट आएगा c भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ना। जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2 या y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 2, ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं, सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जनरल फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है जो x से इंडिपेंडेंट होती है, जो जिसमें x कंटेंट नहीं है ना, ये क्वांटिटी c ऐसी है जो x पे डिपेंड नहीं कर रही है, x को चेंज होने करने पर इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया c। एक हमारी टर्म आएगी जिसमें लीनियर x की टर्म होगी, मतलब जिसमें x कंटेंट होगा, उसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। और यहां पर ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो c है, ये c जो है प्लस माइनस जो भी इसकी वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव c, ये होता है हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट जहां पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसको लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इसको प्लॉट करेंगे ग्राफिकली तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा c है ना। c हमारा उस y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है जिस y कोऑर्डिनेट पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। वो यहां से पता भी चल रहा है कि अगर हम x को 0 पुट कर दें, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन जो है वो y एक्सिस को कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी उस इंस्टेंट पर 0। तो x कोऑर्डिनेट अगर x को 0 पुट कर दें तो y कितना आएगा, जो भी हमारा y मतलब जो भी हमारा ये c की वैल्यू है, यही y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, और m जो है यहां पर x का कोएफिशिएंट, ठीक है, x का कोएफिशिएंट जो है m, ये कहलाता है स्लोप, जो कि डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के इक्वल लिखते हैं हम।
जो हमको ये बताता है कि फंक्शन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना फास्टली या कितना स्लोली वेरी कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जनरल इक्वेशन है, उससे कंपेयर करें इस इक्वेशन को, तो आप देखिए u हमारा हो गया c, क्योंकि u कांस्टेंट है यहां पे भी, कि हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट हुआ। अब 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट हुआ, आगे उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड हो सकता है घटे या बढ़े, लेकिन जो जितनी वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया था वो तो कांस्टेंट है, उसको थोड़ी ना बदल सकते आप। कोई चीज जो हो चुकी है पास्ट में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट ना। तो ये तो हो गया हमारा c, ये t हमारा वेरिएबल है, तो इसको हम x एक्सिस पे लेंगे, तो t की जो वैल्यू है अलग अलग इंस्टेंट्स जो है टाइम के, उनको हम x कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये a जो है हमारा ना, a को हम लिखें जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम m लिखते हैं, वो स्लोप होता है। तो v इक्वल्स टू, अच्छा v को हम y एक्सिस पे लेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन है, ये हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वैल्यूज ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, उसको हम y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको भी इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम देखिए इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ac को, ठीक है बच्चों, अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस पे ले रहे हैं बच्चों टाइम, ठीक है, x एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं और y एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो ये वेलोसिटी और टाइम को, ये जो इक्वेशन आपस में इंटरलेट कर रही है इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसको अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन से प्लॉट करें तो हमारा c जो y इंटरसेप्ट है, वो पॉइंट जहां पर ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, क्या है हमारी, ये इनिशियल वेलोसिटी बताइए हमको कि t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और यहां से पता चल रहा है कि इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमको पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट होता है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, वही स्लोप है। तो अगर मान लीजिए हम स्लोप देखें तो स्लोप कितना आएगा इसका बच्चों, स्लोप आएगा एक्सीलरेशन के इक्वल। और आपसे कभी भी कहा जाए कि बताओ, ग्राफ दे दिया, बताओ स्लोप कितना है, वो एक्सीलरेशन कितना है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिया आपको एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट का, और आपसे कहा जाए बताओ इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन के लिए आपको क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप आपको कैलकुलेट करना ही आता है, या तो आप ऐसा कर लीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारी जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एंगल ले लीजिए, जो स्लोप आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी हमारा एंगल होगा स्ट्रेट लाइन का, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप। या कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करिए ग्राफ पर, ठीक है, और दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो डिटरमाइन करिए, x1 x2। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर हमारी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है वो डिटरमाइन करिए, है ना, फंक्शन कितना है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं ग्राफ का, y2, है ना, ये निकाल लीजिए। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन का एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा आ जाएगा,
ये हो जाएगा डेल्टा एक्स चेंज इन वेरिएबल, ये हो जाएगा डेल्टा वाई चेंज इन फंक्शन, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो वही टेंजेंट थीटा के बराबर है। इस तरह के स्लोप निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, अगर हमको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हमको दिख रहा है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है इस ग्राफ का, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, तो टेंजेंट थीटा विल बी पॉजिटिव। तो स्लोप जो आएगा हमारा बच्चों वो पॉजिटिव है इस ग्राफ का, जो रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के इंक्रीज होने पर, वेरिएबल के इंक्रीज होने पर जो फंक्शन है, जो हमारी वेलोसिटी है, वो भी इंक्रीज हो रही है ना बच्चों। अच्छा, मान लीजिए अगर हमको नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हो रहा है, ऐसा दे रखा हो, तो ये इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं ना, अगर यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड हो रहा है, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, तो वापस देखिए, फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो c कितना है हमारा u, स्लोप कितना है माइनस a, स्लोप कितना है माइनस a, मतलब अब स्लोप कैसा है बच्चों? नेगेटिव है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, माइनस a। आगे ना बात समझ में? तो यहां पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर हमको ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करिए, तो ये भी क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, वेलोसिटी यहां भी टाइम पर लीनियरली डिपेंड कर रही है, तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ भी बच्चों स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ना, ये ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन सिर्फ इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना आएगा बच्चों? नेगेटिव। स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा, जो हमको रिप्रेजेंट करेगा कि टाइम के इंक्रीज होने पर जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो हमारा वेरिएबल एक्सिस है, उससे हम एंगल लेंगे इस ग्राफ का, तो वो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा, माइनस ऑब्ट्यूज नहीं, मतलब क्लॉकवाइज एंगल आएगा। क्लॉकवाइज एंगल को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इस आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में, जहां पर आपको ये एंगल इंट्रोड्यूस कराया गया होगा कि एंगल क्या होता है, तो वहां पे बताया गया होगा कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव लेते हैं। तो अगर एंगल क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है, तो टेंजेंट थीटा, नेगेटिव एंगल का जो टेंजेंट है वो भी नेगेटिव आएगा, माइनस टेन थीटा के बराबर आएगा। तो स्लोप जो है इस ग्राफ का वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, वेरिएबल को बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो घट रही है। तो वही हम यहां पर भी ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम के इंक्रीज होने पर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बताओ इस ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन क्या है, तो आपको क्या करना है? आपको स्लोप निकालना है। तो चाहे तो आप ये टेंजेंट थीटा करके स्लोप निकाल सकते हो, है ना, या आप चाहो तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखकर स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब इसी में मान लीजिए, देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, और हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है इनका। ये टाइम एक्सेस, ये हमारा वेलोसिटी एक्सेस, ठीक है बच्चों। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमको दे रखा है कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जो कंसीडर कर रहे हैं जो t = 0 पर सभी की वेलोसिटी जो है वो 0 है।
मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी सभी की 0 है। तो आप देखिए इक्वेशन क्या है कि v इज इक्वल टू at, तो हमारा y इंटरसेप्ट 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ टाइम वाली टर्म है, और जिसमें कोएफिशिएंट जो है वो a है, जो कि स्लोप होगा इस ग्राफ का। तो y इंटरसेप्ट 0 है। y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, है ना, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पर हमारी वेलोसिटी मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 आएगी। तो मान लीजिए आपको 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये ग्राफ दे रखा है कि बच्चों ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं जो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछा जाए बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो हमको बाकी कुछ नहीं गिवन है, बस ये ग्राफ गिवन है, और इस कर्व से, इन तीनों कर्व को ही आइडेंटिफाई करके हमको ये बताना है कि इनमें किस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है और किसका एक्सेलरेशन सबसे कम है। तो यहां पर हमको पता होना चाहिए, जो भी हमने अपना पिछला डिस्कशन किया है, तो वहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो एक्सेलरेशन आता है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो हम यहां पे क्या करें, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखें, तो 1 का जो एंगल है लेटस से वो θ1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट का जो कर्व है उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लीजिए θ2 है, और थर्ड वाले का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो मान लीजिए θ3 है। तो यहां पर हम देखें θ3 सबसे बड़ा है और θ1 सबसे छोटा है ना, θ1 एंगल सबसे छोटा है। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सबसे कम है। अब हम जानते हैं स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टेंजेंट θ1, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट टेंजेंट θ2, एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट स्लोप ऑफ थर्ड ग्राफ टेंजेंट θ3, क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर है और स्लोप टेंजेंट थीटा होता है, जहां पर थीटा उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है। तो देखिए टेंजेंट θ1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, टेंजेंट θ2 सेकंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, टेंजेंट θ3 थर्ड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। और ये हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने पर, है ना बच्चों, 0 to 90 की वैल्यू आपको पता है, तो वहीं से वो 0 to 90 वाली वैल्यू भी हम देखें तो tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, है ना। तो हम देखें कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, थीटा जितना ज्यादा होगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। टेंजेंट थीटा इंक्रीज होता है, थीटा इंक्रीज होने पर फ्रॉम 0 to 90 टेंजेंट थीटा इंक्रीज होने पर टेंजेंट थीटा भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जिसका एंगल सबसे ज्यादा है उसके लिए टेंजेंट θ3 की, मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इससे हम कह सकते हैं टेंजेंट θ3 सबसे बड़ा है और टेंजेंट θ2 ये जो वैल्यू है ये सबसे, टेंजेंट θ1 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मिनिमम। ये सबसे कम एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है और ये इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। कैसे पता चला? क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से इसका एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से जो भी हमने पढ़ा उसको आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, हमारी क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल होगी, वेरिएबल पर लीनियरली डिपेंडेंट होगी, तो वहां पर हम ये जो भी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्लोप पढ़ा, कैसे स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ये सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का। तो यही 2-3 एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो आपको किस तरह से हेल्पफुल है, कैसे आपकी मदद करेंगी फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। ओके बाय। ये वीडियो तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है।